नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। बताएंगे आपको इस वक्त की कौन सी बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गांधी परिवार पर बीजेपी का निशाना। रविशंकर प्रसाद ने कहा, मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों को पूरी छूट। धरना प्रदर्शन से दबाव में नहीं आएगी ईडी। अपने नेताओं पर ईडी के एक्शन से भड़के कांग्रेसी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी को आरोपी बनाए जाने पर आज देश भर में प्रदर्शन। जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से आज भी पूछताछ। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम सुनवाई। कानून को बताया गया राजनीति से प्रेरित। किरेन रिजिजू का दावा, मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए है कानून। नए वक्फ कानून के विरोध का रोड मैप तैयार करने आज मुफ्तियों और मौलवियों से मिलेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बीजेपी ने पूछा, हिंदुओं के पलायन पर चुप क्यों है ममता। और छत्तीसगढ़ में कोंडागांव नारायणपुर सीमा पर नक्सली मुठभेड़, मारे गए 2 नक्सली, कई हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। एक तरफ राजधानी दिल्ली में तापमान रोज चढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ सियासी पारा भी 7वें आसमान पर जा रहा है। दरअसल गांधी परिवार इस समय मुश्किलों में है। नेशनल हेराल्ड का जिन्न फिर बाहर आ चुका है। वहीं जमीन घोटाले में गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी के शिकंजे में आते दिख रहे हैं। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में हल्लाबोल किया है। अपने नेताओं को कानूनी शिकंजे में आते देख कांग्रेसी बौखला गए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से आप देख सकते हैं तस्वीरें आई हैं जहां प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में कल ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया है और चार्जशीट दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी है, जिस पर सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। लेकिन बात करें रॉबर्ट वाड्रा की, तो आज फिर ईडी ने उन्हें बुलाया है ताकि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और पूछताछ की जा सके। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस केस में अगली सुनवाई आपको बता दें 25 अप्रैल को होगी, तब कोर्ट इस पर अपना संज्ञान लेगी। तो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ये पहली चार्जशीट है, जिस पर कहीं ना कहीं ईडी का जो शिकंजा है वो कस रहा है राहुल गांधी सोनिया गांधी पर। चार्जशीट में क्योंकि सोनिया और राहुल गांधी के जो नाम हैं उनको शामिल इसमें किया गया है। साथ ही साथ ईडी की चार्जशीट में सैम पित्रोदा का भी नाम शामिल है और इसी के खिलाफ लगातार कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 अप्रैल को चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान लेगा, लेकिन जिस तरीके से अब ये शिकंजा कस रहा है उसके बाद विरोध प्रदर्शन। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई ईडी के द्वारा। और खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि जयराम रमेश जिन्होंने कहा था कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन के नाम पर राज्य प्रायोजित अपराध है। आपको बता दें, इसमें करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े इस मामले में गांधी परिवार अब सवालों के घेरे में है। इस मामले में ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इस पूछताछ करने पर भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी हैं उनको कहीं आपत्ति शायद नजर आ रही है और उसी वजह से लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। देश भर में प्रदर्शन की बात कही गई और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आपने तस्वीरें भी देखी किस तरीके से जो कांग्रेसी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लेकिन अब कि ईडी जो है वो उसके पास प्रमाण है, शिकंजा उसी वजह से कस रहा है और उसी वजह से जो चार्जशीट है वो दायर की गई है। लेकिन भाजपा ने आज फिर कांग्रेस पर हमला बोला। हेराल्ड केस में ईडी की पहली चार्जशीट पर आपको बता दें कांग्रेस किस तरीके से फंस रही है और इसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से लगातार जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया गया। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को धरना देने का पूरा अधिकार है, लेकिन जमीन लूटने का नहीं। सुनिए क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। On behalf of the BJP, I wish to clarify at the very outset
Though Congress party surely has got the power to and the right to offer dharnas, but it does not extend to misappropriating public property given by the government to National Herald. सोनिया जी राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। कानून अपना काम कर रहा है। द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? फिर ये धरना वेंडेटा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। कॉमर्स परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। तो कैसे संपत्ति जो है लगातार वो बनाई गई, इस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद जो है कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए नजर आए। इसके साथ साथ आपको बता दें, दूसरी तरफ ईडी ने वाड्रा को आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। आज रॉबर्ट वाड्रा से एक बार फिर ईडी की टीम पूछताछ करेगी। कल भी हरियाणा के जमीन सौदे से संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की गई थी। रॉबर्ट वाड्रा ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होंगे, जहां उनसे अगर कल की बात की जाए तो करीब 6 घंटे पूछताछ हुई थी। उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आज की, जहां वो पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, लगातार पूछताछ की जा रही है। कल भी करीब 6 घंटे पूछताछ की गई रॉबर्ट वाड्रा से, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक तरफ नेशनल हेराल्ड और दूसरी तरफ ज़मीन घोटाले मामले की अगर बात की जाए, आपको बता दें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, जिस पर ये आरोप लगे हैं और इसी वजह से शिकंजा अब कस रहा है। दरअसल 2008 में गुड़गांव के शिकोपुर में 3.5 एकड़ ज़मीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई और उसके बाद वही ज़मीन 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेची गई, जिसका जिक्र अभी रविशंकर प्रसाद भी कर रहे थे कि कैसे पहले एक अलग रकम उसके बाद उसको बड़ी रकम पर बेचा जाता है। तोरू निवासी सुरेंद्र शर्मा ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और इसी मामले में कल पूछताछ भी की गई। रॉबर्ट वाड्रा पर अवैध तरीके से 50 करोड़ रुपए से अधिक कमाने का आरोप इस पूरे मामले में लगा हुआ है। इस मामले में आपको बता दें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी आरोपी हैं। इससे पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। 1 सितंबर 2018 को मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, साजिश रचने और जालसाजी का जो केस है वो दर्ज किया गया है रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी, जिस पर लगातार ये जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि जब भी बात कही जा रही है कि आखिर किस तरीके से तमाम जो भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा दिया गया, और एक बार फिर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या माना जाए, नेशनल हेराल्ड का जो जिन्न एक बार फिर से बाहर आया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, वो भी क्या कानून के खिलाफ, जैसा रविशंकर प्रसाद ने पूछा? देखिए मुकुल, ये कोई आज का मामला नहीं है। देखिए कुछ वर्ष पहले, करीब 4 वर्ष पहले देखिए ये पूरा मामला संज्ञान में आया था। और आरोप क्या है? आरोप ये है कि कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ का लोन देती है और उसके बाद एक कंपनी बनती है यंग इंडिया, जो एसोसिएट जनरल को एक्वायर कर लेती है, यानी उसकी हिस्सेदारी ले लेती है जी। और यंग इंडिया में 36% शेयर राहुल गांधी के और 36% सोनिया गांधी के। तो एसोसिएट जनरल की जितनी प्रॉपर्टी देश में है वो सब दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हो जाती है और बाकी जो हिस्सेदार है। तो ये सवाल उठता है
कि एक जो संस्था बनी थी, ट्रस्ट बना था, जो देश की आज़ादी के लिए जिसको काम करना था, अखबार निकालना था, जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना था, उसके बाद आगे जाकर वो गांधी परिवार की एक तरह से देखें तो उस पर पूरा मालिकाना हक हो जाता है जी। और जब वो कंपनी में कांग्रेस पार्टी लोन देती है, वो कैसे लोन दे सकती है किसी निजी संस्था को, कोई राजनीतिक दल लोन दे दे, ये अपने आप में यही सवाल के घेरे में है। फिर उस लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है 50 लाख में, ये दूसरा सवालों के घेरे में है। तो सिलसिलेवार तरीके से देखिए आरोप है। और अब बीजेपी ये कह रही है कि देखिए अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी के चार्जशीट के खिलाफ, लेकिन आप ही कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इस पूरे मामले को क्वैश कराने के लिए कि यानी रद्द कर दिया जाए, कोई मामला नहीं है, लेकिन कोई राहत नहीं मिली थी। तो फिर जब मामला चल रहा है, आप जमानत पर हैं, फिर ये कहना कि ये वेंडेटा है, ये प्रतिशोध के तहत किया जा रहा है, ये दरअसल राजनीतिक बयानबाजी है, तथ्य नहीं है। क्योंकि तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि गांधी परिवार ने एक साजिश करके एसोसिएट जनरल की जो प्रॉपर्टी है उस पर मालिकाना हक ले लिया। एक कंपनी बनाई गई 2008 में, यंग इंडिया, और जो एक सिलसिलेवार तरीके से बात जो चार्जशीट में बताई गई है। तो अब बीजेपी वर्सेज कांग्रेस दिख रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ईडी की जांच पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई ये जवाब नहीं दे रहा है कि जो आरोप लगे हैं उस पर क्या सफाई है। क्योंकि आप कोर्ट जा चुके हैं रद्द करने के लिए इस पूरे कार्रवाई को, कोई राहत नहीं मिली, आपको जमानत लेनी पड़ी। तो फिर अगर ईडी चार्जशीट दाखिल करती है तो फिर आपको क्या दिक्कत है? देश भर में धरना प्रदर्शन की बात आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से यह सवाल बीजेपी पूछ रही है और बीजेपी ये भी कह रही है कि देखिए गांधी परिवार मॉडल ऑफ जो डेवलपमेंट है वो रॉबर्ट वाड्रा के मामले में दिखाई देता है, जहां 3 करोड़ की जमीन 54 करोड़ की या उससे भी ज्यादा कीमत की कुछ ही दिनों में बेच दी जाती है 3 करोड़ के किसानों से लेकर एक कंपनी को। वो एक अलग मामला जिसमें आप जानते हैं, आपने बताया ही दर्शकों को कि रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ कर रही है, कल भी पूछताछ हुई थी, आज भी पहुंचे। तो दरअसल अब बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस को चिंता नहीं है आम आदमी की, आम लोगों की, बल्कि वो इस तरह के मॉडल को सामने रख रही है, भ्रष्टाचार के मॉडल को, जिसमें गांधी परिवार ही शामिल है वो निशाने पर। जी बिल्कुल। और खासतौर से शैलेंद्र, जिस तरीके से प्रदर्शन की बात कही गई देश भर में कि कांग्रेसी जो हैं देश भर में प्रदर्शन करेंगे, तो क्या ये भी एक माध्यम बन रहा है सिर्फ अपने बचाव का कि कैसे हम बच सकते हैं, कब तक टाल सकते हैं? देखिए प्रदर्शन किस बात का कर रहे हैं आप? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है, कानूनी कार्रवाई का या ईडी की जांच का? चार्जशीट के खिलाफ आप के सामने कोर्ट है, आप जाइए, 25 तारीख को सुनवाई है, आपके वकील तर्क रखें। बीजेपी ने चुटकी भी ली कि कुछ राज्यसभा सांसद हैं, कुछ राज्यसभा जाने की तैयारी में, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं। बीजेपी ने तमाम सवाल भी उठाए हैं कि जो आरोप लगे हैं, किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने उस जमाने में एक तरह से सवाल उठाया था कि ये देश की आज़ादी के लिए बना जो अखबार निकालने के लिए जो संगठन है उसको किस तरह से एक परिवार के हवाले कर दिया गया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये आप एक राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं या फिर ईडी पर दबाव की राजनीति करना चाहते हैं? ये सवाल मैंने भी पूछा था रविशंकर प्रसाद से कि क्या कांग्रेस की क्या रणनीति है या आप बीजेपी क्या कहना चाहेगी इस पर धरना प्रदर्शन पर। तो उन्होंने कहा था कि दबाव और धरने की जो राजनीति है वो चलने वाली नहीं है। मोदी की सरकार है, कानून अपना काम करे ये सुनिश्चित करती है और कानून काम करेगा। तो ये बहुत स्पष्ट संकेत बीजेपी की तरफ से दिया गया है और सवाल भी उठाया गया है कि ये जो धरना प्रदर्शन दिल्ली और देश भर में कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आप कोर्ट गए थे, आपसे को राहत क्यों नहीं मिली? ये कोई आज का मामला नहीं है और सिलसिलेवार तरीके से जो इसमें तथ्य हैं उस पर क्या सफाई है? फिर ईडीए की चार्जशीट पर आपका इस तरह से धरना प्रदर्शन ये सवाल खड़े करता है कि दरअसल आप एक परिवार को बचाने की कांग्रेस राजनीति करती है या फिर जब उस परिवार पर गंभीर आरोप लगे हैं तो इस तरह से देश भर में कांग्रेस के नेता प्रदर्शन के लिए सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी इसीलिए ये सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए कि आरोप के खिलाफ उसके पास क्या तथ्य है, न कि जब कोई जांच आगे बढ़ती है उसमें दबाव की राजनीति। बौखलाहट भी है क्या? क्योंकि पहले रॉबर्ट वाड्रा को जिस तरीके से समन भेजे गए, कल भी करीब 6 घंटे पूछताछ उनसे की गई, आज भी पूछताछ होनी है, तो क्या ये बौखलाहट निकल कर आ रही है कांग्रेस की? देखिए बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल ये एक दबाव डालने की और जनता को भरमाने की राजनीति है, चूंकि एक गंभीर सवाल उठे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकारों पर करप्शन के आरोप तो लगते रहे हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है रही है पहले भी और अभी कर्नाटक जैसी जो सरकार है
वहाँ पर भी देखो जमीन घोटाले, उसके बड़े नेता उसमें विवाद में आते रहे, लेकिन सीधे गांधी परिवार का भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर होना और ये आरोप लगना कि उन्होंने एक संस्था, एक जो ट्रस्ट बनाया गया था देश की आज़ादी के लिए, अखबार निकालने के लिए, और उस पर कब्जा कर लिया, उसकी ज़मीनों पर एक तरह से कब्जा हो गया जब यंग इंडिया कंपनी बनाई गई और शेयर ट्रांसफ़र हुए, इक्विटी ट्रांसफ़र हुआ, तो इससे बड़ा सवाल उठता है। इस कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना सत्ता है, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए और दरअसल जनता को ये बताने के लिए कि ये बीजेपी की सरकार है केंद्र में, इसलिए प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, ये बताने के लिए, जिससे कि जो गंभीरता है आरोपों की, या फिर जो आरोप लगे हैं गांधी परिवार पर, सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर, उस तरफ ध्यान जनता का ना जाए और ईडी पर एक दबाव बने इस तरह के धरना प्रदर्शन के बाद। ये एक रणनीति। हम जानते हैं कि इससे पहले भी आप देखें कि ईडी ने जब ये कार्रवाई शुरू की थी और जब जांच आगे बढ़ी थी, तब एक धरना प्रदर्शन बहुत बड़ा कांग्रेस की तरफ से किया गया था। कांग्रेस के तमाम राज्य के नेता और दिल्ली के नेता उसमें शामिल हुए थे। एक तरह से होड़ लगी थी, लेकिन तब भी कोई ये जवाब नहीं दे पाया था कि कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी। अगर मामला झूठा है या फिर मामले में आपको कहना है कि कोई तथ्य नहीं है, जो तथ्य जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, तो फिर तुरंत कार्रवाई पर रोक लग जानी चाहिए थी। आप हाई कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन आपको कोई राहत नहीं मिली और आपको जमानत लेनी पड़ी। उसके बाद जिस मामले में इतने वर्षों के जांच के बाद अब चार्जशीट आई है, तो सवाल तो उठता है। अब क्योंकि चार्जशीट जो दायर की गई है, तो माना यही जा रहा है कि ईडी के पास जाहिर तौर पर कुछ और प्रमाण ऐसे होंगे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आएगा, और शायद उसी से बचने की कवायद में कांग्रेस जो है प्रदर्शन करवा रही है। देश भर में प्रदर्शन की बात कही जाती है। ये देखिए, जो तथ्य हैं वो अब जनता के सामने हैं। अब कांग्रेस पार्टी या फिर उन जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वकील हैं, वो बचाव में जो कुछ कहे न्यायालय के सामने अपने तर्क रखेंगे या मीडिया के सामने जो बयानबाजी कर रहे हैं। आरोप क्या है? आरोप यह है कि 1938 में आप देखिए एसोसिएट जर्नल बनी थी, उसमें अखबार चलाने की बात थी देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। आगे जाकर किस तरह से गांधी परिवार का उस पर कब्जा हो गया, और 2008 में 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी देती है, यंग इंडिया जो बनाई जाती है, फिर इक्विटी ट्रांसफर एसोसिएट जर्नल की पूरी यंग इंडिया में हो जाती है, और यंग इंडिया के खरीद जो है मालिक कौन है, 76% उसमें शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हैं। तो ये बिल्कुल सवाल उठता है कि भाई इस तरह से कोई मुश्किल होगा, दल किसी संस्था को पैसे कैसे दे सकता है। तो यही बात तब ईडी इस जांच में आगे बढ़ रही है कि इसमें कहाँ कानूनी तौर पर गलत हुआ है और कहाँ पर एक तरह से देखे तो लेन देन में एक तरह से आर्थिक अपराध का मामला बनता है। तो वो सिलसिलेवार तरीके से आप देखें जांच आगे बढ़ी है, पूछताछ देखना होगा 25 तारीख को जब सुनवाई होगी तो और क्या कुछ चार्जशीट इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर आगे क्या कुछ स्थिति हमें नजर आती है। लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि जो आरोप लग रहे हैं उन पर कांग्रेस जो है कुछ कहने में नाकाम रह रही है, बल्कि दूसरे और जो हथकंडे हैं प्रदर्शन के वो अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए नेशनल हेराल्ड मामला, और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा जो है जमीन घोटाले मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। कहीं ना कहीं शिकंजा जो है अब कसता नजर आ रहा है, जिससे बचना कांग्रेस के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर उपखंड के धुलियाना कस्बे से आज सुबह की जो तस्वीरें आई हैं, जहां 11 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इलाके में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है।
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज राज्य के इमामों, मुअज्जिनों और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने संसद में भी वक्फ बिल पर कड़ा एतराज जताया था। बिल पास होने के बाद ममता ने कहा था कि वे इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे केंद्र की नीति के खिलाफ खड़ी रहेंगी। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे राज्य सरकार पर भरोसा रखें। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं और बड़ी संख्या में हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शनिवार को पिता पुत्र समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। भाजपा ने इन लोगों की याद में आज शहीदी दिवस मनाया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बंगाल की सीएम पर राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक राज्य की मुख्यमंत्री कैसे कह सकती है कि वो अपने राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं करेंगी, जबकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं। Disturbing is the chief minister is visibly inciting the violence. If chief minister herself is telling the people to protest, if chief minister is telling that she will not follow the act passed by the parliament, this amounts to inciting violence. Remember, law and order is a state subject. Now the chief minister who is in charge of the law and order incites violence, it is trouble for himself or herself. After all, she has to contain and maintain the law and order. तो ममता बनर्जी पर पिछले कुछ दिनों से कई सवाल बीजेपी उठा रही है कि आज जब वो मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलेंगी तो इसके क्या मायने हैं, आखिर वो क्यों हिंदुओं के पलायन पर चुप हैं। संसद में बने कानून का विरोध वो करती हैं और उसके बाद सीधा कहती हैं कि वो पश्चिम बंगाल में इसको लागू नहीं होने देंगी। टीएमसी ऐसे में सवाल यही उठता है कि कहां तक जाएगी, आखिर कहां तक पक्षपात किया जाएगा, तुष्टीकरण की राजनीति होगी। संवैधानिक पद पर हैं ममता बनर्जी, बावजूद उसके वो सीधा कहती हैं कि संसद में जो कानून पास हुआ है उसको नहीं मानेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख पर इसी वजह से कई सवाल लगातार अब खड़े हो रहे हैं। बंगाल में लागू नहीं होगा नया वक्फ कानून, ये कहा था ममता बनर्जी ने और लगातार इसी के पक्ष में वो नजर आती हैं। और इसके साथ साथ आज मुस्लिम समुदाय से भी मुलाकात वो करेंगी, जबकि वो लोग जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा था, वो परिवार, उनके साथ उन्होंने मुलाकात नहीं की। इमामों और मुअज्जिनों से आज ममता बनर्जी मुलाकात करेंगी। लेकिन हिंदुओं के पलायन पर चुप क्यों हैं ममता बनर्जी, ये सवाल लगातार बीजेपी पूछ रही है। आखिर कब तक वो चुप्पी साधे रहेंगी। लेकिन मौलवी और मुफ्तियों के साथ जो मीटिंग है, जो बैठक है, इसका आखिर क्या मतलब है। नए वक्फ कानून से आखिर ममता बनर्जी क्यों डर रही हैं, ये ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार बीजेपी पूछ रही है उनसे और इनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। मुसलमानों की चिंता, लेकिन हिंदुओं को क्या, ये ऐसे कई सवाल जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं से घिरती हुई नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। फिलहाल आइए सीधा रुख कर लेते हैं प्रसेनजीत बख्शी का। कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, क्या माना जाए, एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति या इस तरह का पक्षपात, केंद्र जिस कानून को पास करती है उसको मानने से मना कर देती है और उसके बाद अपने ही राज्य में जो लोग पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा है, उनकी तो शायद उन्हें फिक्र भी नहीं है। हाँ देखिए मुकुल, ये अभी भी जो लोग विस्थापित है, जो अभी रिफ्यूजी बन गए हैं, वो अभी रिफ्यूजी बन के अभी भी है और उनका सामने कोई इस तरह की कोई दिशा नहीं है कि वो किस तरह से अपने पुरखों की जमीन पर वापस जाएंगे, अपने जो घर है उस घर को फिर से बना पाएंगे, अपना जो बिजनेस और बाकी जो कुछ भी कमाई का रास्ता है वो फिर से वो वापस पाएंगे जी। ये इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। सिर्फ 2 दाल रोटी लेकर और लोगों की दान से वो दाल रोटी लेकर वो अभी जिंदा है पिछले शनिवार से या रविवार से जी। पहली बात तो यह है। दूसरी बात है कि ममता बनर्जी क्या संदेश ये जो इमाम और मुअज्जिम और बाकी लोगों के साथ तो मिलने जा रही है थोड़ी देर बाद, वहां पे वो क्या संदेश, जो चीफ मिनिस्टर पहले ही कह दिए हैं कि हमारे
इस पश्चिम बंगाल में वक्फ को लागू नहीं होने देंगे, जब उन्होंने ईद की मंच से बता दिया है कि मैं आप लोगों के साथ हूं, मतलब मुसलमानों के साथ है और बाकी जो हिंदू है वो रिफ्यूजी कैंप पे रहने दो, तो उसके बाद आज इस बैठक में वो क्या दूसरी वार्ता देंगे, क्या संदेश देंगे, ये देखना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, जहां तक मुझे पता है कि कोर्ट की सुनवाई की पहले उन्होंने ये जो कुछ मीटिंग है और इनमें उनका जो संदेश है वो किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट की सुनवाई के दौरान अगर कुछ उल्टा कुछ हो जाए, वो जो तृणमूल के खिलाफ जाए या ये जो वक्फ के खिलाफ इन लोगों ने जो प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव कर रहे हैं इसके खिलाफ चले जाए, तो इसीलिए वो जानबूझकर टाइमिंग रखा गया 2 बजे की पहले कि 2 बजे की पहले ये खत्म हो जाए, 2 बजे फिर जो भी हो होने दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। मुझे जो संदेश देना है मुस्लिम समाज को वो हम दे देंगे, हमें ऐसा लग रहा है। ये मैं अनऑफिशियली कह रहा हूँ, थोड़ा तजुर्बे का सहारा लेकर मैं कह रहा हूँ। तो अब स्थिति ऐसा है, अब देखना इस बात की है कि वो क्या संदेश देती है। मुकुल जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो परिस्थितियां आप वहाँ उनको बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो चौतरफा घिरती हुई नज़र भी आ रही हैं, ना सिर्फ बीजेपी सवाल कर रही है बल्कि उनके राज्य के ही जो लोग हैं उनसे सवाल कर रहे हैं, पुलिस तक पर अब उनको विश्वास नहीं है, लेकिन ऐसे में वो ना सिर्फ मीटिंग के लिए तैयार रहती हैं बल्कि शायद एक संदेश ही देना चाह रही हैं कि मैंने जो कहा अभी भी मैं उसकी ही पक्षधर हूँ और फिर उसके लिए मुखालफत किसी की भी करनी पड़े। हाँ बिल्कुल, देखिए मतलब अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कांग्रेस के बारे में बात कर रहे थे और हमारे साथी कह रहे थे, तो उसमें मैंने जब कानून के रास्ते पर है, इसमें इसको राजनीतिकरण करने का कोई मतलब ही नहीं है। ईडी के चार्जशीट के खिलाफ अगर कांग्रेस को कुछ कहना है तो कहे, वो अदालत में जाके कहे। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि कानून देश के लिए बना है। आप एक संवैधानिक पोस्ट में बैठे हुए कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लागू नहीं करेंगे? ये कैसे आप कह सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि आप प्रदर्शन करिए? हाँ, प्रदर्शन को करना सबका ही है, लेकिन जब ये प्रदर्शन उपद्रवियों के हाथ पे चला गया, इस तरह से हिंदुओं को चुन चुन के उनका घर जला दिया गया, दुकान तोड़ दिया गया, उसके बाद एक भी बयान इनकी तरफ से नहीं आया, ना तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ना ममता बनर्जी की तरफ से, ना किसी की तरफ से, ना कोई लोकल नेता को वो रिफ्यूजी कैंप में भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? क्या वो रिफ्यूजी जितने सारे लोग हैं वो इतने गुस्से में है कि वो तृणमूल की नेता वहां पे घुस पाएंगे कि नहीं? ये जो अपने फिराद हकीम कह रहे थे ना कि ये अपने ही प्रदेश में इधर से उधर गए हैं, इसमें चिंता करने की बात नहीं है, तो ऐसा अगर ऐसा ही है तो तृणमूल कांग्रेस के लोग क्यों नहीं वो रिफ्यूजी से मिलने जा रहा है? बिल्कुल, मुलाकात उनको भी करनी चाहिए। हाँ, वो तो अपने ही देश में रिफ्यूजी है, लेकिन डर के मारे नहीं जा रहा है, क्योंकि अपने ही देश में जो रिफ्यूजी बने हैं उनके अंदर का गुस्सा और दूसरे देश में जो रिफ्यूजी बनते हैं उनके अंदर की गुस्सा दोनों अलग अलग है। ये वहां पे तृणमूल कांग्रेस की नेता अगर जाए तो जिस तरह की विरोध का सामना उनको करना पड़ेगा, ये समझबूझकर कोई तृणमूल कांग्रेस के लोग नहीं पहुंच रहा है वहां पे। ऊपर से कानून के खिलाफ अपना जो कुछ भी भड़काऊ बयान हो सकता है वो देते रहे तृणमूल और ममता बनर्जी। बिल्कुल प्रसन्नजीत, लेकिन संवैधानिक पद पर हैं उसके बावजूद क्या खुद को कानून से ऊपर अब मानने लगी है ममता बनर्जी? वो तो अपने रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल का प्राइम मिनिस्टर सोचने लगी है अपने आप को। ये इसके कारण मुझे जेल जाना पड़ेगा कि अब मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कई दिनों से ये कह रहा हूं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो भी देश का बन रहा है, चाहे वो लंदन में जाके देश की अर्थनीति के बारे में किसी ने पूछते हैं तो उन्होंने बोलता है कि आई डोंट एग्री। तो इसके बाद एक चीफ मिनिस्टर को आप क्या कहेंगे? जो देश की चीफ मिनिस्टर है वो विदेश में जाके विदेश का कोई पत्रकार हमारे देश की अर्थनीति के बारे में पूछ रहे हैं और देश की प्रतिनिधित्व करते हुए ममता बनर्जी कहते हैं कि आई विल नॉट एग्री। तो ये जो चीफ मिनिस्टर इसके बाद बावजूद भी चीफ मिनिस्टर रह सकता है, वो हमारी देश की मैं क्या कहूंगा, देश की दुखद स्थिति है, इसीलिए वो चीफ मिनिस्टर है अभी भी। बिल्कुल प्रसन्नजीत, लेकिन मुर्शिदाबाद की अगर खासतौर से बात की जाए, सुरक्षा बलों की अभी तैनाती है, लेकिन क्या अब स्थिति सामान्य अभी हो पाई है या नहीं? नहीं, शांतिपूर्ण और सामान्य ये दोनों के बीच मेरे ख्याल से एक जो अंतर है इसको समझना जरूरी है। शांतिपूर्ण है लेकिन सामान्य नहीं है। जब तक ये जो रिफ्यूजी अपने जगह पे पिछले दिनों की तरह वापस जा पाएंगे तभी हम इसे सामान्य कह पाएंगे। अदरवाइज शांतिपूर्ण है तो शांतिपूर्ण शमशान भी शांतिपूर्ण रहता है जहां पे डेड बॉडी को जलाया जाता है।
जी, ज़ाहिर तौर पर ये बड़ी बात कि आखिर कब तक जो लोग यहाँ से दूसरी जगह पहुँचे थे, पलायन करने को जिन्हें मजबूर होना पड़ा था, क्या वो वापस लौटेंगे? क्या उनकी जो ज़िंदगी है वो वापस से पटरी पर आ पाएगी, सामान्य हो पाएगी या नहीं? लेकिन इन सवालों के बीच लगातार जो सवाल उठ रहे हैं उसके घेरे में नजर आती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसेनजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां बनी हुई हैं और इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की जो टीम है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा की जांच के लिए इलाके का दौरा करेगी। टीम 3 सप्ताह के भीतर आयोग को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। ये फैसला वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद लिया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और कई दूसरे जख्मी हुए। आयोग ने ये फैसला मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायत मिलने के बाद लिया है। आयोग ने एक बयान जारी कर बताया कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के दौरान उन्हें मानवाधिकारों के उल्लंघन की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आयोग ने इसके लिए एक टीम का भी गठन किया है जो हिंसा के कारणों, प्रशासन की प्रतिक्रिया और प्रभावित लोगों की स्थिति की जांच करेगा। ये टीम स्थानीय अधिकारियों, पुलिस, पीड़ितों और गवाहों से बातचीत करेगी ताकि तथ्यों का सटीक आकलन किया जा सके। और बता दें आपको वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई सभी याचिकाओं पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। इसमें आपको बता दें एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जो याचिका है उस पर सुनवाई होनी है। आप नेता अमानतुल्लाह खां की एक याचिका इसमें शामिल है। आज 10 याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होगी। जमीयत उलेमाए हिंद अध्यक्ष अरशद मदनी की एक याचिका है जिस पर सुनवाई की जाएगी और साथ ही साथ एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था, क्योंकि कई ऐसे राजनीतिक दल और कई संस्था जिन्होंने अपनी याचिका दायर की थी, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, इनकी याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। साथ ही अंजुम कादरी की जो याचिका है उस पर भी दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। वक्फ कानून के खिलाफ ये याचिका दायर की गई हैं। तैयब खान सलमानी की भी याचिका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। करीब 70 से अधिक ऐसी याचिकाएं हैं जिसमें से 10 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। मोहम्मद शफी जिन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ अपनी याचिका दायर की थी, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मोहम्मद फजल रहीम इनकी याचिका है जिस पर आज जो सुनवाई है वो होनी। तमाम ऐसी याचिकाएं हैं 70 से ज़्यादा जिसमें आज 10 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। आरजेडी सांसद मनोज झा, उन्होंने भी याचिका अपनी दी थी। और किस तरीके से देखिए जो वक्फ संशोधन कानून 2025 की जो वैधानिकता को चुनौती दी गई है, ज़्यादातर याचिकाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं कानून के विरोध में हैं। हालांकि कुछ याचिकाओं में कानून का समर्थन भी किया गया है। 2 याचिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें वक्फ के मूल कानून वक्फ एक्ट 1995 को ही चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। और ख़ास तौर से जो आज सुनवाई होनी है उसमें द्रमुक सांसद ए राजा की याचिका भी इसमें शामिल है। साथ ही अगर बात की जाए इंडियन मुस्लिम लीग की जो याचिका है उस पर भी, और ऐसी जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं 70 से ज़्यादा याचिकाएं जो कि इस कानून के विरोध में डाली गई हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की भी याचिका है जिन पर अब जो सुनवाई है वो शुरू होगी 2 बजे के बाद। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो याचिका है वक्फ कानून के खिलाफ वो दायर की गई है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसके ज़रिए इसकी तरफ से भी जो याचिका है वो दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक तरफा सुनवाई ना करने की अपील भी केंद्र ने कैविएट दाखिल किया है। दरअसल आदेश पारित करने से पहले कोर्ट केंद्र का पक्ष भी सुने। केंद्र ने कैविएट इसमें दाखिल किया है। वक्फ कानून के समर्थन में जो याचिकाएं हैं उसमें राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम और उत्तराखंड जो राज्य हैं वो शामिल हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों की भी इसमें याचिका है वक्फ कानून के समर्थन में। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट एक तरफा सुनवाई ना करने की अपील लगातार केंद्र द्वारा की गई है कि जो उनका पक्ष है उसको भी सुना जाए। आदेश पारित करने से पहले कोर्ट केंद्र का पक्ष भी सुने, इसके लिए केंद्र ने कैविएट दाखिल किया है। और लगातार कई ऐसे राज्य हैं जो कि इसके समर्थन में हैं और कोशिश यही है कि जो सही हो सकता है, जो देश हित की बात हो, उसको जायज़ माना जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई होगी, लेकिन केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि संशोधित कानून मुसलमानों के हक में है। मोदी कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कोची में मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि वे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का वोट बैंक ना बने, क्योंकि वोट बैंक बनने के बाद उनके हितों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। रिजिजू के नए वक्फ कानून के फायदे गिनाए उन्होंने और कहा कि किसी को भी ज़बरदस्ती और एक तरफा तरीके से किसी की ज़मीन छीनने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले ही सरकारों के द्वारा
की गई गलतियों को सुधारने के लिए ये कानून बनाया गया है। In India, we have Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Parsis, Jains. We must have laws which treats equal. We must have provisions which should take care of everybody. But unfortunately, in our country, there was one law, the Waqf bill, which we have changed. This law, the Waqf Act, which was in existence in India, had given uncontrolled, unprecedented power to the Waqf board to declare any land as Waqf property. We have finished that provision. From now onwards, nobody can claim any property and land as Waqf property. वक्फ कानून मुसलमानों के हित में है, इसका जिक्र किया किरण रिजिजू ने। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। हुलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो। बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो। तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले में आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान वक्त की आज न्यायिक आयोग की समक्ष पेशी है। इस मामले में न्यायिक आयोग जियाउर रहमान वर्क का बयान दर्ज करेगा। बयान दर्ज कराने के लिए वर्क आज लखनऊ स्थित न्यायिक आयोग कार्यालय जाएंगे। दरअसल वर्क पर संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। और वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कोडागांव नारायणपुर सीमा पर हुई मुठभेड़ में 2 कट्टर नक्सली मारे गए। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मारे गए दोनों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनके पास से AK-47 बरामद हुई है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में पूर्वी बस्तर का खूंखार माओवादी कमांडर हल्दर और राम शामिल हैं। इन पर 13 लाख का इनाम घोषित था। वहीं सुरक्षा बल इलाके को घेरे हुए हैं और सर्च अभियान जारी है। दरअसल फोर्स की कार्रवाई से नक्सल संगठन में खौफ है। वे पहाड़ियों में विस्फोटक सामान छिपाकर भागे भागे फिर रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत जवानों द्वारा स्थानीय सूचना तंत्र को बेहद मजबूत किया गया है, जिसका परिणाम सफलता के तौर पर मिल रहा है। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025 लागू की है। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार दोनों ही स्तर पर कार्रवाई कर रही है। देखिए डीडी न्यूज़ संवाददाता सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ के बस्तर से रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025 लागू। नई नीति नक्सलियों को हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लाने पर केंद्रित। नीति में सुरक्षा, पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार के प्रावधान। नीति का लक्ष्य 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना। आत्मसमर्पित नक्सली को मिलेगी शिक्षा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने और हिंसा की राह पर चल रहे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक नई नीति शुरू की है। इस नीति के अंतर्गत सरेंडर करने वाले सक्रिय इनामी नक्सलियों और उनके परिवारजनों को शिक्षा, रोजगार एवं वित्तीय सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नई नीति के अनुसार यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली ने नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया है और इसके कारण उसकी जान व संपत्ति को खतरा उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे प्रकरणों में उसे पुलिस विभाग में नियुक्त किया जा सकेगा। इसके साथ ही 5 लाख रुपए या उससे अधिक के इनामी नक्सली को सरेंडर की स्थिति में पात्रता रखने पर नक्सली अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा।
अब वार्ता के लिए तो हम लोग दरवाज़ा शुरू से ही खोल के रखे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि आप गोली और हिंसा की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को ट्रांजिट कैंप या पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा। यहाँ उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया 120 दिनों के भीतर पूरी होगी ताकि वे जल्दी मुख्यधारा में शामिल हो सके। नक्सलियों को उनकी रुचि के हिसाब से हुनर सिखाया जाएगा, जैसे खेती, व्यवसाय या अन्य रोजगार। 3 साल तक हर महीने 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा, यानी 3 साल में कुल 3.6 लाख रुपए की आर्थिक मदद। आत्मसमर्पित नक्सलियों के बच्चों को 18 साल तक मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की सुविधा मिलेगी। कानूनी सहायता दी जाएगी ताकि वे नया जीवन शुरू कर सकें। अभी तक 1100 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। उनके लिए अलग से हम लोग 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं। उनको स्किलिंग करा रहे हैं और स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम करेंगे। यदि इच्छुक आत्मसमर्पित नक्सली खुद भी शिक्षा पाना चाहता है तो संबंधित विभागों की योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। यह नई नीति राज्य में शांति एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके परिवारजनों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। विगत 15 महीने में बस्तर संभाग के अंतर्गत 350 से अधिक माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए, इस 15 महीने के अवधि में लगभग 1200 से अधिक माओवादी कैडर हिंसा त्याग कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ सरकार के नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025 का लक्ष्य 2026 तक राज्य को नक्सल मुक्त करना है। सुरक्षा बल के जवान माओवादियों से सीधा लोहा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने नक्सल क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 भी लागू किया है। इस नीति का उद्देश्य है हिंसा का रास्ता छोड़ चुके नक्सलियों से मुख्य धारा से जोड़ना और मौत से प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करना है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें 11 आईपीएस अफसर और 16 आईएएस अफसरों के नाम शामिल हैं। मंगलवार को आए निर्देश के बाद अयोध्या और अमेठी समेत 6 जिलों के डीएम बदल गए और 16 आईपीएस अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। नीलाब्जा चौधरी को लखनऊ में सीआईडी का अपर पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अजय कुमार मिश्रा को प्रयागराज परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक का नया भार दिया गया है। जे रविंद्र गौड़ को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया है। वहीं निखिल टीकाराम फुटे, जो कि चंदौली के डीएम थे, अब अयोध्या का कार्यभार संभालेंगे। इनकी जगह चंदौली में चंद्रमोहन गर्ग की नियुक्ति की गई है। सीलम साई तेजा को प्रयागराज का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। वहीं संजय चौहान को अमेठी के जिलाधिकारी का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा संदीप भागिया को गौतम बुद्ध नगर का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। और खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाए जाने के मुद्दे पर बच्चों और उनके अभिभावकों से बात की। सीएम ने कहा कि जिन स्कूलों के खिलाफ बच्चों के अभिभावकों की तरफ से फीस में बढ़ोतरी की शिकायत की जा रही है, उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनसंवाद का एक वीडियो भी पोस्ट किया। क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन, आप इनको आज वहाँ बुलाइए सचिवालय और इनको कह दीजिए कि हम इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल करने जा रहे हैं। आप ये मैसेज देके इनको बुलाइए। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। गैर कानूनी फीस ना भरने के कारण हमारे बच्चे को स्कूल से, क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली 9 के अंदर क्वीन मैरी स्कूल है, गैर कानूनी फीस जो स्कूल ने लास्ट ईयर बढ़ाई थी, हमने वो नहीं पे की, बाकी मंथली पे की। बट स्कूल ने हमारे बच्चे को पूरा दिन बंधक बना के लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में रखा। बच्चे को टॉयलेट तक नहीं जाने दिया गया, पानी तक नहीं पीने दिया गया। बच्चे ने घर पे आके कंप्लेंट्स की हमें। हम स्कूल प्रशासन के पास गए, स्कूल में हमने कंप्लेंट्स की। उनका रवैया आज भी यही है। जस्ट अभी कॉल आई है कि अपने बच्चे को यहाँ से ले जाइए जब तक आप फीस नहीं भरेंगे। और वहीं आपको बता दें, भारतीय मौसम विभाग ने पूरे देश में मानसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। इस पर आईएमडी के महानिदेशक से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने।
आईएमडी के डीजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, इस बार मानसून को लेकर ये क्या प्रेडिक्शंस? मानसून को लेकर खुशखबरी है। आज जो पूर्वानुमान जारी हुआ है 2025 मानसून सीजन के दौरान यानी जून से सितंबर के पीरियड में नॉर्मल रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल होने की संभावना है। और क्वांटिटेटिवली देखें तो लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल जो 87 सेंटीमीटर है, इसका 105% रेनफॉल इस बार होने का संभावना है। और सर, किन किन राज्यों में कम और ज़्यादा की स्थिति रहने वाली है? रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन का फोरकास्ट किया गया, इसके हिसाब से लगभग सभी जगह पर अच्छा बारिश होगा, नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और कुछ इलाका बिहार का, लद्दाख और तमिलनाडु, पुडुचेरी, इस इलाका में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया गया है। एलिनो की क्या सिचुएशन इस वक्त रहने वाली है पूरे मानसून के दौरान पर? एट प्रेजेंट कोई एलिनो कंडीशन नहीं है, न्यूट्रल कंडीशन है और मानसून सीजन एंड तक न्यूट्रल कंडीशन प्रिवेल करने का पूर्वानुमान किया गया है। और सर, कब तक मानसून आ जाएगा, इसकी कोई प्रेडिक्शन आपको कर पाएँ? मानसून आने का जो पूर्वानुमान होता है हम मेनलैंड के लिए करते हैं, जैसे कि केरल के पास मानसून के अराइवल का पूर्वानुमान दिया जाता है। वो पूर्वानुमान मई 15 के आसपास जारी होगा। और हीट वेव लगातार जैसे चल रही है तो क्या राहत मिल सकती है इस बीच में? अभी तक हीट वेव जो चल रहा था 1 से 9 अप्रैल तक, वो सबसे इंटेंस हीट वेव कंडीशन था। इसके बाद एबेटमेंट हो गया था और आज से फिर हीट वेव कंडीशन डेवलप हो रहा है वेस्ट राजस्थान और एडजनिंग गुजरात एरिया में। यहाँ 3 दिन तक हीट वेव रहने का संभावना है। इसके बाद फिर हीट वेव एबेटमेंट होगा। तो ये थे आईएमडी डीजी, जिनका कहना था कि जो खुशखबरी वो लोगों को देना चाह रहे थे कि इस बार जो मानसून है वो सामान्य से अधिक रहने वाला है। और निश्चित तौर पर ये क्योंकि गर्मी सबसे ज़्यादा इस वक्त महसूस हो रही है लोगों को, और उनके लिए ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो बेहतर स्थिति जो मानसून है वो सामान्य रहने का अनुमान है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, पिछले साल 2 अक्टूबर को नेवी की 2 महिला अधिकारी सरकम नेविगेशन समुद्र के रास्ते दुनिया की सैर पर निकली थी। INS तारिणी की अगर बात की जाए, मंगलवार दोपहर 2 बजे अब ये जो दल है केपटाउन से घर वापसी का सफ़र इसने शुरू किया है। INS तारिणी के अगले महीने गोवा पहुँचने की उम्मीद की जा रही है। INS तारिणी में नेवी की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा सवार हैं। इंडियन नेवी के प्रवक्ता कैप्टन विवेक बदवाल ने कहा है कि नाविका सागर परिक्रमा 2 में भारत में महासागरीय नौकायन को बढ़ावा देने, वर्दी में भारतीय महिलाओं की ताकत और साहस को दर्शाने, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उनके साहस को दर्शाने और देश की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं को उजागर करने के उद्देश्य से की जा रही है। NTA ने JEE सत्र सेकंड के संबंध में कहा है कि अपलोड की गई उत्तर कुंजियों में केवल अंतिम है। JEE मुख्य सत्र सेकंड के लिए सभी अगर देखा जाए तो अभी तक जो अंतिम उत्तर कुंजियां प्रकाशित नहीं की गई हैं। स्कोर केवल अंतिम उत्तर कुंजी द्वारा निर्धारित किया जाता है। अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर निष्कर्ष निकालना वांछनीय नहीं है। NTA उम्मीदवारों को सलाह देना और सूचित करना चाहता है कि उन्हें अनावश्यक संदेह और चिंता पैदा करने वाली रिपोर्ट से गुमराह नहीं होना चाहिए। NTA ने हमेशा पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया का पालन किया है, जो उम्मीदवारों को अंतिम उत्तर कुंजी जारी होते ही अपने रिकॉर्ड किए गए उत्तरों को देखने की अनुमति देता है। और बात वेव्स की, जहां विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन दुनिया में धूम मचाने के लिए तैयार है। 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होने वाली शिखर सम्मेलन को लेकर मनोरंजन जगत में उत्साह और जोश का माहौल है। देश के नामचीन और इनोवेटिव गेम डेवलपर्स भी नए गेम के साथ मंच पर अपनी प्रतिभा और जलवा बिखेरने के लिए बेकरार हैं। रोड टू गेम जैम के शीर्ष 10 गेम के नामों की घोषणा शिखर सम्मेलन के आगाज से पहले ही खूब सुर्खियां बटोर रही है। इससे पहले देश के 453 शहरों और कस्बों के 1650 से अधिक कॉलेजों से 5500 से अधिक पंजीकरणों की एप्लीकेशन आई थी और मूल्यांकन के बाद 175 टीमों को चुना गया। अंत में 175 में से 10 टीमों का चयन अंतिम 10 में किया गया और इन्हीं शीर्ष 10 गेमों को वेब शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। पहले 3 विजेताओं को संयुक्त रूप से पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रथम स्थान के लिए आपको बता दें 3.5 लाख रुपये, दूसरे स्थान के लिए 2 लाख रुपये और तीसरे स्थान के लिए 1.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय संगीत उद्योग के साथ मिलकर 32 वेव्स
क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीरीज में से एक थीम म्यूजिक प्रतियोगिता के लिए विजेताओं की घोषणा की है। कोलकाता के कुणाल कुल्लू और लाभ सरदार को वेव्स 2025 के तत्वाधान में थीम म्यूजिक प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है। उनकी रचना का शीर्षक जश्न भारत है। देश के लिए गाना बना रहे हैं एंड देश के लिए कुछ भी करना और उसका मौका मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे एक वेव्स क्रिएटर अवार्ड्स जीतने में तो it's a once in a lifetime experience. I want to thank the eminent jury of Waves 2025, also Ministry of Information and Broadcasting को बहुत-बहुत शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेपाल की, जहां के बीरगंज में बीते शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के दौरान खासतौर से हिंसा हुई थी, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। और आपको बता दें, ये जो कर्फ्यू है ये अभी भी रात के वक्त जारी है। आपको बता दें, शहर में किसी भी तरह की सभा की बात की जाए या बैठक, जुलूस और उस पर प्रदर्शन फिलहाल अगले आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया था। और ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शनिवार दोपहर की अगर बात करें तो घंटाघर से शोभा यात्रा निकाली गई थी और इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने तनाव फैलाया और हिंसा भड़क उठी। उपद्रवियों ने आधा दर्जन से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी और उपद्रवी घायल हुए थे। घटना के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था और इसके साथ साथ बीरगंज की अगर बात की जाए, नेपाल का एक सीमावर्ती शहर है जो एक नगर पालिका के रूप में सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करता है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच महत्वपूर्ण व्यापार का एक माध्यम है बीरगंज। और वहीं अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर तनाव का अंत होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ व्यापार समझौते को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए पहला कदम चीन को उठाना होगा। उन्होंने कहा कि गेंद अब चीन के पाले में है। हमें चीन के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें हमारे साथ समझौता करना है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन को हमारी, खासकर अमेरिकी उपभोक्ताओं की आवश्यकता है। दरअसल बीते शुक्रवार को चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर 125% कर दिया था, जो अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर शुल्क 145% तक बढ़ाए जाने के जवाब में उठाया गया कदम था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों के कारण लगातार चर्चा में बने हुए हैं। ट्रंप का मानना है कि कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने से लाभ होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के विचार को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कनाडा पर अपने रुख पर कायम है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका कनाडा की राष्ट्रीय रक्षा को सब्सिडी दे रहा है। ट्रंप का मानना है कि कनाडा के लोगों को अमेरिका का 51वां राज्य बनने से बहुत फायदा होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने के निष्पक्ष व्यापार सौदों में उनका लक्ष्य अमेरिकी श्रमिकों को पहले स्थान पर रखना है। वहीं खबरों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अमेरिका और ईरानी अधिकारियों के बीच होने वाली दूसरी बैठक से पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोगियों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शनिवार को अपनी ईरानी समकक्ष से मिलने वाले हैं। ये बैठक ओमान में होने वाली है। ट्रंप ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से वाशिंगटन और तेहरान के बीच ओमान की मध्यस्थता की भूमिका के बारे में बात की। जानने की सत्ता संभालने के बाद से ट्रंप ईरान पर दबाव की नीति अपनाए हुए हैं, वहीं धमकियों के साथ बातचीत का रास्ता भी खोले हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी सैन्य कार्रवाई से परहेज नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।